सम्राट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट माने गए हैं जिन्होंने संपूर्ण उत्तरी भारत पर एक छत्र शासन किया और भारत की राजनीतिक एकता को बनाए रखने का कार्य किया। महान गुप्त वंश के शासकों, मुख्यतः समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने भारत की सीमाओं को इतना फैला दिया था कि संपूर्ण विश्व में भारत की तूती बोलने लगी थी। परंतु चंद्रगुप्त के बाद के शासकों में वैसी प्रतिभा और वीरता की कमी रही और धीरे धीरे गुप्त वंश के पतन के साथ ही भारत पुनः खंड खंड हो गया। छठी शताब्दी के मध्य तक भारत के उत्तरी पश्चिमी इलाकों पर हूणों का अधिकार हो गया था। मालवा पहले गुप्त वंश का अभिन्न अंग था, परंतु गुप्तों के पतन के बाद वहां के शासक यशोवर्मन ने भी स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उधर बंगाल में गौड़ वंश का आधिपत्य हो गया, जिसका प्रमुख शासक शशांक हुआ। इस प्रकार संपूर्ण उत्तर भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बिखर कर रह गया। दक्षिण भारत में भी चोल, पांड्य और चालुक्य वंशों में हर समय संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। इस प्रकार वहां भी अशांति ही थी। जिस समय भारत खंड खंड हो गया था, तब जरूरत थी एक ऐसे शासक की जो पुनः भारत की राजनीतिक एकता को कायम कर सके। उस समय वर्तमान हरियाणा के थानेश्वर नामक राज्य में एक नवीन वंश का उदय होता है, जिसे वर्धन वंश कहा गया। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, परंतु इसका प्रथम प्रतापी शासक प्रभाकर वर्धन हुआ। प्रभाकर के दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक पुत्री थी जिसका नाम राज्यश्री था। प्रभाकर ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मन से कर दिया, जो उस समय उत्तरी भारत की एक बड़ी शक्ति थे। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। उस समय राज्यवर्धन हूणों से युद्ध करने गया हुआ था। जैसे ही राज्यवर्धन को पिता की मृत्यु का समाचार मिलता है, वो तुरंत थानेश्वर लौट कर आता है। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण वो सिंहासन संभालता है। इसी समय मालवा के राजा मालवगुप्त और बंगाल के गौड़ वंशीय राजा शशांक ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। राज्यश्री को शत्रुओं ने कारावास में डाल दिया और थानेश्वर पर आक्रमण की भी तैयारी करने लगे। इस आक्रमण में उन्होंने राज्यश्री के पति गृहवर्मन की भी हत्या कर दी। जैसे ही राज्यवर्धन को इस घटना की सूचना मिलती है, वह एक विशाल सेना लेकर कन्नौज की तरफ रवाना होता है। उसने मालवा को तो हरा दिया, किंतु शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। उधर राज्यश्री भी कारागार से भाग निकली थी। ऐसी स्थिति में हर्ष कन्नौज और थानेश्वर दोनों का कार्यभार संभालता है। कल्पना कीजिए कैसी विपरीत परिस्थिति थी। कुछ समय पूर्व ही पिता की मृत्यु, फिर बहनोई की हत्या और उसका बदला लेने गए अपने बड़े भाई की हत्या। हर्ष का संपूर्ण परिवार बिखर गया था, वो अकेला पड़ गया था। परंतु कहते हैं ना, विपरीत परिस्थितियों में ही एक वीर की पहचान होती है। हर्ष ने समस्याओं का सामना डटकर किया। सर्वप्रथम उसका लक्ष्य अपनी खोई हुई बहन राज्यश्री की खोज करना था। उसने अपनी पूरी शक्ति इस कार्य में लगा दी। उधर उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का हत्यारा शशांक अपने राज्य बंगाल लौट गया। हर्ष कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। हर्षवर्धन ने अब अपने राज्यों पर विजय प्राप्त करने का अभियान शुरू कर दिया। हर्ष के सैनिक अभियानों में
कन्नौज तथा थानेश्वर के समन्वय होने से हर्ष की सेना में वृद्धि हो गई थी। अब उसके पास 50 सहस्त्र अश्वारोही, 50,000 पैदल तथा 5,000 हाथी थे। इस विशाल सेना के कारण ही हर्षवर्धन ने अपना सैन्य अभियान शीघ्र आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम हर्ष का अपने बड़े भाई की हत्या का बदला लेना अति आवश्यक था। इसलिए उसने शशांक पर आक्रमण करने की योजना बनाई। मार्ग में उसे असम का राजा भास्कर वर्मन का एक राजदूत मिला और जिसने अपनी शासक की तरफ से हर्षवर्धन के साथ मैत्री का हाथ बढ़ाया। दरअसल भास्कर वर्मन जो असम का शासक था, उसकी भी शशांक से शत्रुता थी। अतः हर्ष ने भी असम के साथ संधि कर ली। बंगाल का नरेश शशांक था। हर्षवर्धन को उससे अपने भाई राज्यवर्धन तथा बहुनोई की हत्या का प्रतिशोध भी लेना था। हर्ष ने शशांक को पराजित कर दिया। शशांक की हत्या कर उसने अपने बड़े भाई और बहनोई की हत्या का प्रतिशोध ले लिया। इस प्रकार हर्ष एक उत्तर भारत की बड़ी शक्ति बनकर उभरता है। बंगाल नरेश शशांक को हराना कोई आसान कार्य नहीं था। इस युद्ध के बाद हर्ष की कीर्ति संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गई। हर्षवर्धन ने आसपास के राज्यों को भी अपने साथ मिलाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। हर्षवर्धन मालवा की ओर बढ़ता है। मालवा के शासक देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर गृहवर्मन की हत्या कर दी थी। हर्ष के मन में इसलिए मालवा नरेश के लिए भी उतना ही रोष था। वो उससे भी बदला लेना चाहता था। अतः उसने मालवा पर आक्रमण कर दिया और देवगुप्त को पराजित करके अपमानित किया और अपने अधीन रहने के लिए बाध्य कर दिया। वल्लभी जो वर्तमान गुजरात में है, वहां का शासक पुष्यभूतियों का पुराना शत्रु था। उसने पश्चिम में अपनी शक्ति का विस्तार कर स्वयं को सशक्त बना लिया था। हर्षवर्धन अब दिग्विजयी बनना चाहता था। उसने वल्लभी के राजा ध्रुवसेन को पराजित करने का निर्णय लिया, क्योंकि दक्षिण भारत में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति का भी धीरे धीरे विकास हो रहा था। अतः उसको दबाने के लिए भी उसे वल्लभी पर अधिकार करना आवश्यक था। हर्ष ने ध्रुवसेन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर दिया। उसने वहां से भागकर गुर्जरों के यहाँ शरण ली और कुछ समय पश्चात गुर्जरों की सहायता से अपना राज्य वापस ले लिया। परंतु हर्ष की अधीनता भी स्वीकार की और हर्षवर्धन के सामंत के रूप में वहां शासन करता रहा। बाद में उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। इस प्रकार दो बड़े राज्यों की शत्रुता समाप्त हो गई। हर्ष ने सिंध भी विजय की। सिंध उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाता था, क्योंकि यहां से भारत की रक्षा विदेशी शक्तियों से होती थी। बाणभट्ट ने लिखा है कि हर्ष ने सिंध के राजा को नष्ट करके उसकी संपत्ति हत्या ली थी। सिंध के शासक प्रभाकर ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली और उसके अधीन सामंत बनकर शासन करने लगा। हर्ष की इन विजयों के कारण ही चीनी यात्री हेनस्वांग ने हर्ष को एक शक्तिशाली महान राजा के रूप में वर्णन किया है। शशांक की मृत्यु के बाद पूर्वी भारत अब आसान राह हो चुका था। इसलिए हर्ष ने मगध पर आक्रमण किया। उसने मगध पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण पूर्वी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। संपूर्ण उत्तर भारत की विजय होने के बाद हर्ष ने शिलादित्य की उपाधि धारण की। मगध के नवीन शासक प्रदेश पर उसने मालवा के शासक देवगुप्त के पुत्र माधवगुप्त को नियुक्त कर दिया। इस प्रकार शत्रु राज्य मालवा अब हर्ष की कृपा के अधीन था।
हर्ष ने उड़ीसा पर भी आक्रमण किया, नेपाल, कश्मीर और ऐसे संपूर्ण उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों को, और ये कहा जाए संपूर्ण उत्तर भारत को अपने अधिकार में लेकर सम्राट हर्ष बन गया। हर्ष दक्षिण में भी अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहता था। अपने पूर्वी राजाओं चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त की भांति संपूर्ण भारत को अखंड करना चाहता था, परंतु दक्षिण में हर्ष के समान ही चालुक्य और कई वंश शक्तिशाली थे। चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष का युद्ध 620 ईस्वी में होता है। हर्ष स्वयं इस युद्ध का संचालन कर रहा था, क्योंकि वह इस युद्ध की महत्ता जानता था। लेकिन पुलकेशिन के सामने हर्ष का सामर्थ्य काम नहीं आया। पुलकेशिन ने हर्ष की सेना को बहुत क्षति पहुंचाई और हर्ष को नर्मदा नदी से वापस लौटना पड़ा। इस युद्ध ने सम्राट हर्षवर्धन की सीमा नर्मदा नदी तक सीमित कर दी। हेनसांग के अनुसार हर्ष ने सौराष्ट्र, कान्यकुब्ज, गोड़, मिथिला और उड़ीसा के 5 प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। दक्षिण भारतीय अभिलेखों से ज्ञात होता है कि हर्ष ने संपूर्ण उत्तरापथ पर अपना आधिपत्य कर लिया था, इसलिए उसे सकलोत्तर पथनाथ कहा गया। अंतिम हिंदू सम्राट की उपाधि हर्ष को इसीलिए दी जाती है कि उसने संपूर्ण उत्तर भारत को एक सूत्र के रूप में बांधकर भारत की राजनीतिक एकता को पुनः एक रूप में लाने का कार्य किया था। हर्ष के बाद ऐसा कोई सम्राट या ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जिसने इतने बड़े राज्य पर एक छत्र शासन किया हो। सम्राट हर्ष के जीवन से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार की परेशानियां टूट पड़ी। पिता का साया हट गया, बड़े भाई और बहनों की हत्या हो गई, बहन खो गई, संपूर्ण परिवार खत्म हो गया, शक्ति क्षीण हो गई, परंतु धीरे धीरे न केवल अपने राज्य अपितु संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना अधिकार स्थापित करके एक साधारण राज्य वंश से सम्राट हर्षवर्धन बनकर उसने अपने वंश का नाम अमर कर दिया। नमन है मां भारती के इस वीर सपूत को। साथियों, आज हमने सम्राट हर्षवर्धन के बारे में कुछ जानकारियां जानी। भारत के इतिहास के ऐसे ही पन्ने मैं आपके सामने लाता रहूंगा। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।